दोस्तों नमस्कार। डेटा सेट की एक रिपोर्ट के अनुसार बोलिविया दुनिया का वह देश है जिसने अब तक कई बार तख्ता पलट का दौर देखा है। 1950 से लेकर 2019 तक इस देश में 23 बार तख्ता पलट की कोशिशें हुई है। बोलिविया के अलावा अफ्रीकी देशों में सबसे ज़्यादा बार तख्ता पलट हुआ है और उसके बाद एशियाई देशों का नंबर आता है। अफ्रीकी देशों में 15 बार तख्ता पलट हुए हैं और उसके बाद इराक में 12 बार तख्ता पलट की कोशिशें हुई और इसके अलावा 1950 से 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 476 बार तख्ता पलट हुए हैं। 1960 से 1979 तक 224 बार अलग अलग देशों में तख्ता पलट हुए हैं, लेकिन पिछले 20 सालों में इस चलन में थोड़ी कमी आई है। पिछले 25 वर्षों में कई देशों में तख्ता पलट हुए हैं। अमेरिका में 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का 2001 में तख्ता पलट हुआ और 2021 में तालिबान ने अशरफ गनी की सरकार को हटाकर फिर कब्जा कर लिया। अफ्रीकी देश माली में 2022 में तख्ता पलट हुआ। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में 2022 में सैन्य तख्ता पलट हो गया। नाइजीरिया में 2023 में तख्ता पलट हो चुका है। सूडान में 2021 में सेना ने सत्ता संभाल ली है। गिनी में भी 2021 में सैन्य तख्ता पलट हो चुका है। यूरोपीय देशों की विरासत ने अफ्रीकी देशों में ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थापित की जो सैन्य तख्ता पलट के ज़्यादा अनुकूल थी। फ्रांस और रूस जैसी विदेशी शक्तियां अक्सर अपने हितों के लिए सैन्य तख्ता पलट का समर्थन या हस्तक्षेप करती रही है, जो अफ्रीकी देशों की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करती है और अफ्रीकी देशों में तख्ता पलट होते ही रहते हैं। दोस्तों, नेपाल में हुए तख्ता पलट ने हम सबको चौंका दिया है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भीड़ का पैटर्न वही है जो पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। श्रीलंका से बांग्लादेश की भीड़ की अराजकता भयावह थी। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी सेना का सत्ता में सीधा हस्तक्षेप रहा है। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में आरक्षण के मुद्दे को लेकर हिंसा भड़की थी। हालांकि कोर्ट ने आरक्षण की सीमा को घटा दिया था, लेकिन हिंसा नहीं थमी। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए 30% आरक्षण सरकारी नौकरियों में आरक्षित करने वाली कोटा प्रणाली को समाप्त किया जाए। हालांकि हसीना सरकार ने 30% आरक्षण कोटे को घटाकर 5% कर दिया था, लेकिन छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया, जिससे पूरे बांग्लादेश में अराजकता का नंगा नाच, लूटपाट, हत्या, आगजनी देखने को मिली थी। बांग्लादेश में भीड़ की अराजकता की आड़ में हिंदुओं पर कहर बनकर टूटी और हजारों हिंदुओं का कत्ले-आम को अंजाम दिया गया। बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। कई मंदिरों को तोड़ा गया। पूरे देश को बान में लेकर जबरदस्त हिंसा को अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी और यही श्रीलंका और नेपाल के साथ भी हुआ। नेपाल में भी भीड़ उसी तरह उग्र हुई। नेपाल की संसद, सुप्रीम कोर्ट, सरकारी दफ्तर, पुलिस थानों और सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। 2022 में जब श्रीलंका सरकार ने ऐलान किया कि देश दिवालिया हो चुका है, तो वहां की जनता का गुस्सा भड़क गया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और पूरे कोलंबो शहर में जमकर लूटपाट हुई। देश को अराजकता की आग में झोंककर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। 8 नवंबर 2020 में म्यांमार में चुनाव हुए। आंग सान सू की पार्टी जीतकर सत्ता में आई। सेना ने उनकी जीत पर सवाल खड़े कर दिए। फरवरी 2021 में म्यांमार सेना ने आंग सान सू की समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का सेना ने तख्ता पलट कर दिया। पाकिस्तान ने कई दशक सैन्य शासन में गुजारे हैं। 1947 में भारत के विभाजन के साथ ही वहां सेना का हस्तक्षेप सत्ता में रहा है। पाकिस्तान में 1958, 1977 और फिर 1999 में सैन्य तख्ता पलट हो चुका है। आज तक पाकिस्तान के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। या तो सेना सत्ता में रही है या फिर सत्ता में सेना।
पाकिस्तान की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को सेना के साथ साठगांठ में चलना पड़ता है। मई 2023 में तोशखाना मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था और कई जगह आगजनी, लूटपाट, तोड़फोड़ देखने को मिली थी। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक सरकारी इमारतें जलने लगी थी। सेना के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया था। अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल की भारत से सीधी सीमा लगती है और भारत के पड़ोसी देशों की अस्थिरता का सीधा असर भारत पर पड़ता है। अब सवाल ये है कि मांग और ज़रूरत के बावजूद इन देशों में डेमोक्रेसी दम क्यों तोड़ देती है। सवाल ये भी है कि तख्ता पलट इतना आसानी से कैसे हो जाता है। भारत के पड़ोसी देशों में सरकारों को अस्थिर करने में विदेशी ताकतों का भी सीधा हाथ है। अरुदनी हालातों को मुद्दा बनाकर युवाओं और जनता को भड़काकर इन देशों की सरकारों को हटाकर अपना हित साधना चाहते हैं। इसमें अमेरिका और चीन के हस्तक्षेप के सीधे आरोप लगते रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में इमरान खान का अमेरिका से टकराव बढ़ा तो इमरान खान पर तोशखाना मामले का आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया। श्रीलंका को चीन ने कर्ज में इतना पाट दिया कि उसका दिवाला निकल गया। वैसे बांग्लादेश में 2022 के बाद हालात कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन हसीना सरकार का तख्ता पलट का सीधा आरोप अमेरिका पर लगा था। कहते हैं हसीना सरकार से अमेरिका ने सेंट मार्टिन द्वीप को देने का दबाव बनाया था, जिसे अमेरिका अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। लेकिन हसीना सरकार अमेरिकी दबाव में नहीं आई और उन्होंने द्वीप देने से इनकार कर दिया था। इसलिए अमेरिका ने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करवा दिया। विश्व में तख्ता पलट की नीति खतरनाक मानी जाती है। इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं, जैसे कि हम दक्षिण अफ्रीकी देशों में देखते हैं। बार बार तख्ता पलट ने उन देशों की स्थिति को इतना खराब कर दिया कि वो कभी देश विकास की पटरी पर लौटे ही नहीं। बार बार तख्ता पलट ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की हालात को भी मुश्किल में डाल रखा है। श्रीलंका की हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। म्यांमार के हालात तो और भी खराब हैं। तख्ता पलट के बाद देश गृह युद्ध में उलझ गया। बांग्लादेश विकास की राह पर आगे बढ़ ही रहा था कि तख्ता पलट ने उसकी हालत बिगाड़ कर रख दी। तख्ता पलट करने वाले देशों में निवेश कोई नहीं करता। नई विकास की परियोजनाओं के लिए धन जुटाना मुश्किल हो जाता है। नए रोजगार पैदा नहीं होते, महंगाई बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है और देश की अर्थव्यवस्था डूबने लगती है, जैसे कि हम अपने पड़ोसी देशों में देख रहे हैं। ऐसे हालातों में देश में कई कट्टरपंथी संगठन मजबूत बनकर देश के लिए खतरा पैदा हो जाते हैं। जैसे तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी एक आतंकवादी संगठन है और उसकी आतंक की गतिविधियों का आरोप इस संगठन पर लगा हुआ है और वही जमात-ए-इस्लामी ढाका यूनिवर्सिटी का चुनाव जीत गया। 1971 के बाद पहली बार इस्लामी संगठन ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का समर्थक रहा है। इसलिए जमात-ए-इस्लामी की इस जीत ने भारत की चिंता को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। अब बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल को विकास की मुख्य धारा में लौटने में वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, भारत के सामने भी विश्व शक्तियों की दाल नहीं गल रही है और ये देश भारत को भी अस्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि भारत में ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को बाहरी इन विघटनकारी शक्तियों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों की सरकारों का तख्ता पलट भी इसी रणनीति का हिस्सा है। वरना इन देशों की जनता वोटों से हराकर भी इन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा सकती थी, लेकिन साजिशकर्ताओं ने शॉर्ट रास्ता ही चुनना पसंद किया है।